गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हो आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है। एग्ज़ाम में आपके टोटल कोर्स की बातचीत की गई है, यानी कि टोटल कोर्स आपका 9 चैप्टर का है, 10 चैप्टर का जो भी है वो पूरा का पूरा आ रहा है। आपके सिलेबस में 9 चैप्टर हैं। तो आज हम आपको एक क्विक रिवीजन कराते हैं जिसमें हम फर्स्ट से लगा करके बाकी सारे चैप्टर्स रिवाइज़ कराएंगे। अब आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो चैप्टर्स रिवाइज़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट 35 मिनट में हम रिवाइज़ करा देंगे। नोट्स आपके सामने हैं, ठीक है। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चल रहे हैं। आप ध्यान से चीज़ों को समझते चलिए, अच्छे मार्क्स ले आएंगे हम उम्मीद करते हैं। अब आप नोट्स के एक एक पॉइंट पर फोकस करेंगे और ध्यान से इसको पढ़ते चलेंगे। आज की जो रिवीजन क्लास है इसमें हम बात करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या बातचीत करेंगे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब हमें बात ये करनी है कि जो आपका पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें यानी कि अच्छे नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वो भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या टोटल पोर्शन है। बहुत स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ रिवाइज करेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। या लेकिन ये कोई नाच गाना तो है नहीं, यहाँ दिमाग लगा करके समझना पड़ेगा तभी अच्छा लगेगा। सुनना आपकी मजबूरी है क्योंकि एग्ज़ाम आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको कॉपी में दिखाई दे रहा है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है साइंस। ठीक है, साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस होती क्या है, ये बिल्कुल बेसिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर हम पूछते हैं साइंस क्या होती है तो हम पढ़ते हैं कि बेसिक नॉलेज या फिर आप कह सकते हो सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम फिजिकल या मटेरियल वर्ल्ड यानी हम अपने आसपास की जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उसके बारे में जब हम ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और एक रेगुलर स्टडी की बात करते हैं तो उसी को हम साइंस कहते हैं। यानी आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी जानकारी अगर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको मिले तो वह क्या कहलाएगी, साइंस कहलाएगी। दूसरे नंबर पे साइंस के बाद बात आती है केमिस्ट्री क्या है। साइंस को देख पा रहे हैं 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। ये जो 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक पार्ट फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो है। अब इसमें हमें समझना है केवल हमें फोकस किस पर करना है, केमिस्ट्री वाले पार्ट पर फोकस करना है। जब हम केमिस्ट्री वाले पार्ट पर फोकस करेंगे तो केमिस्ट्री वाले पार्ट पर हम क्या पढ़ेंगे जरा गौर करिएगा। केमिस्ट्री के अंतर्गत हमें जो बातचीत करनी है उसमें बातचीत ये करनी है, सबसे पहली बात केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री की बात करें बेटा तो ये ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड चेंजेज ऑफ सब्सटेंस, यानी कि ये साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन, मैकेनिज्म, उसकी प्रॉपर्टी और चेंज होने वाले सब्सटेंस में आने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की ब्रांच के अंतर्गत 2 पार्ट की बात की गई, एक थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, एक अप्लाइड केमिस्ट्री। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री का मतलब है जिसके अंदर लॉज, हाइपोथेसिस और थ्योरी की बात करते हैं, वो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री होती है बेटा। अप्लाइड केमिस्ट्री में हम केमिकल प्रिंसिपल के एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये 2 तरह की केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ है। जब आप लॉज, हाइपोथेसिस और थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करेंगे तो वो थ्योरेटिकल केमिस्ट्री होती है, लेकिन अप्लाइड केमिस्ट्री में हम केमिकल प्रिंसिपल के एप्लीकेशन की बात करते हैं। यानी कोई भी चीज़ आपको सिखाई पढ़ाई समझाई जा रही है तो उसका एप्लीकेशन क्या है, इस पर जब हम बातचीत करते हैं तो वो आपकी दूसरी केमिस्ट्री हो गई। अगली बात है देयर आर 4 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, मेनली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल। यानी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री में से क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला पॉइंट ऑर्गेनिक क्या होती है, कहते हैं केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी करते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। यानी कि कार्बन और उसके कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। दूसरी बात आई कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या पढ़ पाएंगे, जरा गौर से सुनिएगा। हम कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो ऑर्गेनिक के अलावा यानी कि कार्बन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स की अगर हम स्टडी करते हैं तो वह हमारी ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक कहलाती है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा जो कंपाउंड है उसकी स्टडी हमारी किसके अंतर्गत आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। यानी कार्बन और उसके कंपाउंड को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एलिमेंट जो 117 बच्चे जब हम उनकी स्टडी की बात करते हैं तो वह इनऑर्गेनिक कहलाती है। फिजिकल के अंतर्गत लॉज, प्रिंसिपल, रूल्स की बातचीत करते हैं, हीट, टेम्परेचर आदि के बारे में हम बातचीत करते हैं। या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में जिन चीज़ों का यूज हुआ उस प्रिंसिपल या लॉ की बात करते हैं तो वह फिजिकल केमिस्ट्री होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होती है। यानी कि जब हम क्वांटिटी या क्वालिटी की बातचीत कहीं पर करते हैं, यानी किसी सब्सटेंस की, किसी कंपाउंड की क्वांटिटी या क्वालिटी पर विचार किया जाए तो वह एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। अब सवाल आता है सम बेसिक ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की ये भी ब्रांच होते हैं, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटल, एग्रीकल्चर और मेडिसिनल, जियोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इस तरह की भी केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिस पर बातचीत होती है, आगे चल के आप पढ़ते भी हैं।
लेकिन अभी तो ये बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री चल रही है। इसमें अगली बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का मतलब ये होता है बेटा कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हम कहते हैं पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका रोल क्या है, कुछ की नहीं। क्या ये ज़रूरी है हमें जानना? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपको किसी की यूज़ के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में नहीं पता होगा तो आप पढ़ कैसे पाएंगे, जान कैसे पाएंगे? यानी अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है क्या? पहला इंपॉर्टेंस देखिए, इन द फूड एंड देयर प्रिजर्वेशन, यानी कि भोजन को प्रिजर्व करने के लिए हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा BHA BHT के बारे में, क्लास 10th में आप पढ़ते थे। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, जो एंटीऑक्सीडेंट होते थे, जो भोजन को बचाते थे किससे? उसके टेस्ट और स्मेल में होने वाले चेंजेस से। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या बातचीत कर रहे थे? पहला तो फूड और उसके प्रिजर्वेशन के बारे में हम बातचीत करते हैं, यानी भोजन बनाने और उसको प्रिजर्व करने में केमिस्ट्री का रोल है। यानी कि भोजन को जब हम प्रिजर्व करते हैं तो कैसे करते हैं, जरा सुनिएगा। प्रिजर्व करने का मतलब सेव करके रखना। हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं जिससे कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो भोजन हमारा सेफ जोन में रहेगा, यानी उसका टेस्ट और स्मेल खराब नहीं होगा, वो फूड रेंसिड नहीं होगा, रेंसिडिटी से उसे बचाया जा सकता है। दूसरा केस है एग्रीकल्चर में, यानी खेती की किसानी में भी हम इसका यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं जरा सुनिएगा। अगर हम दूसरे यूज खेती की बातचीत करते हैं बेटा, तो अपने यहाँ आप जानते हो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सभी चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। मेडिसिन, जितनी भी दवाइयाँ आप देख पा रहे हो, थर्ड पॉइंट में मेडिसिन की बात करते हैं। जितनी भी दवाइयाँ हम आप खा रहे हैं जिससे कि हम जीवन को बचा रहे हैं, ये क्या है? ये केमिस्ट्री की देन है। मेडिकल साइंस में इसका बहुत सारा रोल है। आगे लिखा गया मेकिंग आइटम्स ऑफ डेली यूज, यानी हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले सभी आइटम्स को बनाने में इसका रोल है। कैसे रोल है? जैसे आप देखते होगे आपके घर में स्विच लगी हुई है, आपके घर में पीओपी हो रही है, आपके घर में ये जितनी भी चीज़ें, जितने खिलौने आ रहे हैं, ये सभी किससे बने हैं? केमिकल सब्सटेंस होता है पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी से बनाया गया। ये भी केमिकल का ही रोल है। आगे बताया गया कि इन एस्ट्रोलॉजी, इसमें भी केमिस्ट्री का रोल है। मिलिट्री साइंस, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इन सभी में केमिस्ट्री का रोल है। साथ साथ हेल्थ एंड प्रोडक्ट की बात की गई, यानी कि आप देखते होगे जिस साबुन से आप नहाते हो वह भी केमिस्ट्री का ही है, जिस क्रीम को आप लगाते हो वह भी केमिस्ट्री का ही है। यानी जो जो कुछ आप कर पाते हो सब में केमिस्ट्री का रोल है। बिना केमिस्ट्री के जीवन चल पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ पाना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ना भी आपकी मजबूरी है। तो चलिए इसी के साथ ये बेसिक पार्ट केमिस्ट्री का समाप्त होता है। यानी अभी तक जो भी बातचीत हमारी हो रही थी बिल्कुल बेस था केमिस्ट्री का। अब हम बात करेंगे मैटर के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर, यानी कोई भी चीज़ आपको दे दी जाए जो मास जिसके पास होता है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करती है, उसे मैटर कहते हैं। मास और वेट में अंतर की बातचीत की जाए तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास, और अगर हम वेट की बात करते हैं तो इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज वेट। यानी कि वेट क्या होता है तो हम कहते हैं यह एक तरह का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी की वजह से लगा हुआ मिलता है। तो वेट एक तरह का फोर्स है तो इसकी यूनिट न्यूटन होती है। और अगर मास की बात करें तो मास की यूनिट किलोग्राम होती है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर में एग्जिस्ट, देखना हम कहते हैं फिजिकल स्टेट की अगर हम बातचीत करते हैं तो फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे बताया गया कि मैटर एग्जिस्ट कैसे करता है। जरा सुनिएगा, आगे समझाया जा रहा है कि मैटर में एग्जिस्ट इन द थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि मैटर को हम तीन फॉर्म में देख पाते हैं। एक फॉर्म को हम सॉलिड कहते हैं, दूसरे को लिक्विड कहते हैं, तीसरे को गैस कहते हैं। यानी मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन पार्ट में पाया जाता है। तो हम कहते हैं, ध्यान से सुनना, लाइट कम दिखाई दे रही होगी तो भी घबराने का विषय नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से सुनते रहिए, मेरी बात में इतना दम है कि आपको पूरा याद करा दूंगा। लेकिन हाँ, कंसंट्रेट रहिएगा, सोचिएगा नहीं कि हम कम दिख रहा है, अंधेरा हो गया, लाइट कट जाती है तो ये अपनी परेशानी है, ठीक है। हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं है, पढ़ना आपकी मजबूरी है, पढ़ते रहें। मैटर किसे कहते हैं? मैटर में हमने पढ़ा कि एनीथिंग विच है मास ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर, यानी कि कोई भी चीज़ जिसका खुद का कुछ न कुछ मास होता है, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, उसे हम मैटर कहते हैं। बेटा ठीक है, अब हम कहते हैं मैटर की स्टेट्स के बारे में बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसकी तीन मेन स्टेट होती है। प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट भी इसकी तीन स्टेट पाई जाती है। सॉलिड के अंतर्गत बातचीत करते हैं तो पहले सॉलिड के बारे में बहुत सारी चर्चाएं आपने की थी, जहां पर आपने ये पढ़ा था कि यह एक रिजिड मटेरियल होता है, इसमें डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। वो सब कहानी अब समाप्त हो गई है। सॉलिड
की बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स पास पास होते हैं, एक अरेंज मैनर में होते हैं। हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी दो या दो से अधिक एटम अगर हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, तभी वो सॉलिड कहलाएंगे। हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लो। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, पार्टिकल्स के बीच की क्लोजनेस ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में स्पेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, स्पेस कम हो जाएगा। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब स्पेस कम हो गया यानी पार्टिकल्स अब मूव नहीं कर पाएंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास हैं, तो इसी केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी की बात क्या करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, आपने पढ़ा है। यानी एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल जितने होंगे उतना ही उसका मास होगा, उतनी ही उसकी डेंसिटी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होती है, यानी मास की एसआई यूनिट केजी होती है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती है। तो इसलिए डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब होती है, तो डेंसिटी इसमें क्यों होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है। क्या इसे कंप्रेस कर सकते हैं? क्या स्पेस जिसमें रहता है उसी को कंप्रेस कर सकते हैं? स्पेस नहीं है तो कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी, यानी पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज़्यादा है, पार्टिकल पास पास है, जिसकी वजह से हम इसके अंतर्गत कंप्रेसिबिलिटी की बात नहीं कर सकते, यानी हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड हो गया, वुड हो गया, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये सभी हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। अगले पॉइंट में हमें बातचीत करनी है लिक्विड के बारे में। आइए देख पाते हैं लिक्विड क्या होता है। कहा गया कि डिफिनिट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होता है। पहली बात बताई गई इंटरमोलिकुलर फोर्स इज लेस देन सॉलिड, वही बात सुनना। आईएमएफ क्या होगा, अगर सॉलिड के अंदर फोर्स ज़्यादा है तो लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तभी तो मूव कर पाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा किससे, सॉलिड से। स्पेस ज़्यादा होगा किससे, सॉलिड से। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, सॉलिड से। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल घटेंगे तो डेंसिटी घट जाएगी, और डेंसिटी घट गई बेटा तो कंप्रेसिबिलिटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, थोड़ा बहुत कंप्रेस होना चाहिए, लेकिन लिक्विड्स भी कंप्रेसिबल नहीं होते, जैसे ऑयल, वाटर, ये सभी इसके अंतर्गत एग्जाम्पल बताए जाते हैं। गैस की बात करें तो गैस के अंदर क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता, यानी कि ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत हाई होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है, डेंसिटी कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कंप्रेस हम इसे आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा है, जिसके अंदर स्पेस ज़्यादा होगा उसे आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। ये बात इसके अंतर्गत आपको समझाई जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अगर हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी के इस फैक्टर को लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अगली बात क्या बताई गई। इसमें दो तरह के क्वेश्चन है, एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है। गौर से सुनिएगा, हम कहते हैं इसमें रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन और ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चंस बताए गए। जरा देखिएगा, रिलेशन का मतलब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन की बात करते हैं। जरा सुनिए, कहा गया इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वह स्पेस से क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स और स्पेस के बीच का रिलेशन देखिए, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लिखा हो गया। हम देख पा रहे हैं कि आप देख रहे होंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स स्पेस से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेटा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिसके अंदर फोर्स ज़्यादा होता है उसमें स्पेस कम होता है ना। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो उसका स्पेस कम है, इसलिए आईएमएफ इंटरमोलिकुलर स्पेस के इनवर्सली हो गई। डेंसिटी काइनेटिक एनर्जी के बीच क्या रिलेशन है, इनवर्सली। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज्यादा होगी तो मूव नहीं कर पाएगा, वह रिजिड हो जाएगा, सॉलिड कहलाएगा। अच्छा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जायज़ सी बात है कम है, तो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, इसलिए डेंसिटी काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अगली बात देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी और कंप्रेसिबिलिटी में क्या रिलेशन है। हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कंप्रेसिबिलिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसका स्पेस ज़्यादा होगा, स्पेस उसी का ज़्यादा होगा जिसका फोर्स कम होगा। जितनी अच्छी बात हमारी समझ पा रहे होंगे उतनी ही मज़ा आएगी पढ़ने में। हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी की ज़्यादा है तो उसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तभी ज़्यादा होगी जब स्पेस ज़्यादा होगा, और स्पेस ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो दबा भी ज़्यादा सकते हैं, यानी उसमें हम कंप्रेसिबिलिटी के फैक्टर को अपना भी ज़्यादा सकते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, जरा गौर से देखिएगा। फोर्स अगर किसी का ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, सही बात है कि नहीं। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा पाया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है ना। तो यही तो समझा रहा हूँ, इंटरमोलिकुलर स्पेस के साथ डेंसिटी का क्या रिलेशन है। हमने कहा अगर किसी के अंदर स्पेस ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी किसी का स्पेस ज़्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस का कंप्रेसिबिलिटी के साथ क्या रिलेशन, अगर किसी का स्पेस ज़्यादा है तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर होंगे तो कंप्रेस करोगे, दबाओगे तो पास चले जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होगा तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। इसी के साथ रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे चलते हैं। अगली बात है ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन की, हमें बातचीत करनी है ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे इसको पढ़ा जाए, इस पर विचार करते हैं। जरा गौर करिएगा, अगर हम ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पहला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, यानी कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी की बात करते हैं तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है बेटा छोटे से बड़ा, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। यानी इंक्रीजिंग का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्लासेज में आप पढ़ते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप चल रहे हैं, है ना। और अगर मान लो 10 में है, फेल हो गए, 9 में आ गए, 9 से फिर फेल हुए, 8 में आ गए, 8 से फेल हुए, 7 में आ गए, क्या मतलब पढ़े मन ना हो, इसका मतलब कि आपको स्कूल से नाम कटा देना चाहिए। अगर ऐसा केस किसी बच्चे के साथ है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ाई का चल रहा है उसका। ऐसे ही होता है, कहते हैं लोग ना 7th 8th में हम बहुत अच्छे थे, टॉपर हुआ करते थे, तो आज क्या हो गया, आज क्यों नहीं टॉपर हो पा रहे हैं? क्योंकि आज हम कोर्स ज़्यादा हो गया, उस हिसाब से हमारी मेहनत वही है जो 7th 8th में कर रहे थे, जिसकी वजह से आज हम निपट चुके हैं। केवल रीज़न आपका यही है, और आप उसे अगर अदरवाइज समझते हैं कि हाँ नहीं हम पहले बहुत ज़ोरदार थे अब निपटे जा रहे हैं, है ना। आप भी अपने छोटों को कहानी सुनाते हैं, कहते हैं कि एक समय था, ज़माना चला गया क्या आपका? क्यों? क्योंकि आज अंतिम दिन आप पढ़ेंगे, इसीलिए ज़माना ख़त्म हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी की बात सुनिए, गैस, लिक्विड और सॉलिड, बहुत ही जानदार विषय है ये, सुनिएगा। हम कहते हैं अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो बड़े से छोटा। हमने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी सबसे कम, इसका मतलब सबसे कम वाले को पहले लिखना है, तो गैस की डेंसिटी सबसे कम होती क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हैं, तो गैस को पहले लिख दिया, लिक्विड को उसके बाद लिख दिया, सॉलिड को सबसे बाद में लिख दिया। ये गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी है। अगला है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो गैस, लिक्विड, सॉलिड। क्यों? क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा उसमें कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। यानी कंप्रेसिबिलिटी के ऑर्डर की बात करते हैं तो वह गैस, लिक्विड और सॉलिड हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी सुनिएगा, हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी यहाँ पर सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, लिक्विड की उससे ज़्यादा है, गैस की सबसे ज़्यादा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो ये ऑर्डर नहीं भूलिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप गलत आसानी से कर जाते हैं। अगली बात बताइए कि प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट। ये पेज आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट चाहिएगा तो नोट्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट करिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, इतना अच्छा चैप्टर कोई आज तक हुआ नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम कहते हैं मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। ये कंफ्यूजन होता है, क्लास 9th में भी इसने अपने आप को प्रूफ किया था। कैसे? फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेटा 3 बात आती है, सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। सॉलिड, लिक्विड, गैस ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, दो टॉपिक आया। प्योर सब्सटेंस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को एलिमेंट कहा, दूसरे को कंपाउंड कहा। एलिमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक को मेटल कह दिया, एक को नॉन मेटल कह दिया, एक को मेटलॉइड। यानी एलिमेंट को हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में क्लासीफाई कर दिया, कंपाउंड को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासीफाई कर दिया। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड ये क्या है? ये एलिमेंट के 3 पार्ट हो गए और कंपाउंड के 2 पार्ट हो गए, जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बात करते हैं। और जो मिक्सचर है उसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो जरा सुनिएगा, प्योर सब्सटेंस, अब जैसे ये फिजिकल क्लासिफिकेशन तो पूरा का पूरा समझा दिया। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, जिसमें एक तरह के एलिमेंट्स पाए जाएं वो प्योर है। मिक्सचर में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तरह की चीज़ें पाई जाती हैं लेकिन उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, वो मिक्सचर हो गया। प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट हैं, एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है। एलिमेंट क्या होता है, अगर इसकी बातचीत की जाए तो क्या पढ़ोगे, यानी कि हम कहते हैं सेम टाइप के एटम्स इसमें पाए जाते हैं। कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट या एटम पाए जाते हैं जो एक फिक्स रेशियो में होते हैं। इसमें भी रेशियो फिक्स है। लेकिन अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में कोई रेशियो फिक्स नहीं होता। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में प्रॉपरली मिक्सिंग दिखाई जाती है, हेट्रोजीनियस में मिक्सिंग नहीं होती।
एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड में। मेटलॉइड का दूसरा नाम सेमी मेटल होता है, ठीक है। कल एक लेक्चर हमने अपलोड किया था जिसमें मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड के बारे में बड़ा डिटेल पढ़ाया था। आपको समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है। अगर इसके बारे में हम आपको बताएं तो क्या बता पाएंगे, जरा सुनिएगा। हम कहते हैं कि मेटल किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। मेटल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर। अब इसको आगे बाद में डिस्कस करेंगे, सुनिएगा। इसको हम कहते हैं सॉलिड और लिक्विड, यानी ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन बताई गई। फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, हम ये समझाते हैं कि अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस दे दिया जाए, उसको हीट कर दोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को हीट करोगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस को कूल करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड में चला जाएगा। ये जो कहानी आपको बताई जाती है, वो ट्रायंगल वाला शेप आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो उसमें यही समझाया जाता है। जब सॉलिड को हीट करके लिक्विड बनाते हैं तो इस फिनोमेना को मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड को हीट करके गैस बनाते हैं तो इस फिनोमेना को वेपराइजेशन या बॉइलिंग कहते हैं। गैस को कूल करके जब लिक्विड बनाते हैं तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और कहते हैं कि जब हम किसी लिक्विड को कूल करके सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं। फिर कहा गया किसी सॉलिड को हीट करके डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं गैस में, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, कहते हैं इसे सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस को अगर कूल करके डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं सॉलिड में, तो इस फिनोमेना को डिपोजिशन कहते हैं। यानी सॉलिड से गैस में गया तो क्या होगा, सॉलिड से गैस में जाएगा तो सब्लिमेशन होगा, गैस से सॉलिड में आएगा तो डिपोजिशन होगा। ये बात हम आपको समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है, वही चीज लिखा हुआ है। और बॉइलिंग वेपराइजेशन एक चीज होती है, जबकि अगर कंडेंसेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन कभी कभी पूछ ली जाती है। 9th में आता था क्वेश्चन, राइट टू नेसेसरी कंडीशन फॉर कंडेंसेशन, लोअरिंग द टेम्परेचर एंड अप्लाइंग द प्रेशर, यानी टेम्परेचर को घटाइए, प्रेशर लगाइए, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कराइए, नहीं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कराइए। कुछ भी कन्वर्ट कराना हो तो ये तरीका आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कूलिंग प्रोसेस के अंतर्गत हैं तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, अपने आप कंडेंसेशन को आप पा जाएंगे। इस प्रकार से और आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस की जो कहानी अभी बातचीत ऊपर कर रहे थे वो यहाँ लिखा गया, ठीक है। आगे देखिए, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड की कहानी यहाँ पर बताई गई है। मेटल्स आर मोस्टली मैलेबल, यानी मैलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, मेटालिक साउंड, इस तरह की जो प्रॉपर्टी, लस्टरस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ग्रे इन कलर, ये जो प्रॉपर्टी आप इसके अंतर्गत पढ़े हैं वो ठीक है। आप जानते हैं मेटल्स जनरली रिजिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी एक्सेप्शन के अंतर्गत यही है, आपका मरकरी लिक्विड मेटल के अंतर्गत आता है। वो सारी बात आपको पता होनी चाहिए। नॉन मेटल्स में बात करते हैं तो नॉन मेटल्स के अंदर ना ही डक्टिलिटी होती है, ना मैलेबिलिटी होती है, ना ही सोनोरस होता है। वह गैसियस फेज में पाए जाते हैं। लिक्विड नॉन मेटल के अंतर्गत हम ब्रोमीन की बात करते हैं। ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, वह क्या है, एक लिक्विड नॉन मेटल कहलाता है। यानी कि बाकी सभी गैस में है तो वह लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो यह क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बाकी सारे नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। आयोडीन एक एक्सेप्शन है, क्योंकि बाकी सभी नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते। आयोडीन एक लस्टरस नॉन मेटल कहलाता है। ये बात इसमें आपको बता दी गई। मेटलॉइड्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स विच है प्रॉपर्टीज कॉमन विथ वो द मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है उसे मेटलॉइड कहते हैं। मेटलॉइड का दूसरा नाम सेमी मेटल होता है। मेटलॉइड्स के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है बह सिलिका जमे आंसू सब तेरी पलकों में, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेल्यूरियम पोलोनियम, यानी बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेल्यूरियम पोलोनियम। ये मेटलॉइड्स को याद करने का तरीका बताया गया। यानी कोई भी मेटलॉइड अगर आपको ये दे दिया जाए तो आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं। क्या याद करेंगे, बहे सिलिका जमे आंसू सब तेरी फलकों में, बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेल्यूरियम पोलोनियम। कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड में हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी प्योर सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में प्रॉपर केमिकल मेथड से कंबाइन हो, जैसे अमोनिया, ग्लूकोज, शुगर, ये कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको बताया गया कॉमन सॉल्ट, मार्बल, जिप्सम, ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, क्योंकि जिसमें कार्बन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हों। कहते हैं ऑर्गेनिक के अंतर्गत कार्बन और उसके कंपाउंड की बातचीत करते हैं, ठीक है। जो कार्बन से बना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सभी क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर की, तो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड मे आल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, यानी जो केमिकली कंबाइन नहीं होते और किसी भी रेशियो में पाए जाते हैं वह कंपाउंड इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर कहलाते हैं। दो प्रकार से ये पाए जाते हैं, एक को होमोजीनियस कहते हैं, एक को हेट्रोजीनियस कहते हैं। अगर हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो जरा सुनिएगा क्या हम पढ़ते हैं। हम कहते हैं होमोजीनियस का मतलब ये हो गया जहाँ पर प्रॉपर मिक्सिंग होती है, हेट्रोजीनियस का मिक्सचर हो गया कि जहाँ पर इम्प्रॉपर मिक्सिंग होती है।
यानी कि होमोजीनियस में कंपोजिशन प्रॉपर होता है और उसी को हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं, यानी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। यहीं से एक नया टर्म जनरेट होता है जिसे सॉल्यूशन कहते हैं, जो कि क्लास 12th का पहला चैप्टर बताया जाता है। यानी हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है? जिसको मिलाते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें मिलाते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाने के बाद जो बन जाता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। ये बात आपको मैं समझाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की इस कहानी के बाद अगला टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो तरह की प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो पहले भी समझाया है, पढ़ाया है, हमने आपको बताया है। क्या बताया है? हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, अगर इसकी बात हम आपको समझाएं तो क्या हम बता पाएँ, जरा सुनिएगा गौर से। हम कहते हैं रंग रूप वेशभूषा ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कैसे कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी ऊपर से देखने पर जो कोई जैसा दिखाई दे रहा है वह उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन चरित्र से वह कैसा है वह उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम ये बात कर लेते हैं, यानी किसी केमिकल रिएक्शन या ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के दौरान जो चीज़ें चेंज नहीं होती वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो बदल जाती हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे लोग कहते हैं शादी के बाद तुम बहुत बदल गए हो, इसका मतलब क्या है? बदलना ज़रूरी है, अगर नहीं बदलोगे तो कंपाउंड नहीं बना पाओगे। सिंपल सी कहानी है, क्योंकि अगर आप दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, और नया अगर प्रोडक्ट बनेगा तो केमिकल बॉन्डिंग होगी तभी तो नया प्रोडक्ट बनेगा। और लोग कहते हैं कि बदल गए। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी सॉल्यूशन भी शो करने लगे तो वह सॉल्यूशन किस नाम का है? ठीक है, और बदल जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वरना आप फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएंगे। ठीक है, ब्याह हुआ ज़रूर लेकिन ब्याह चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दो या दो से अधिक लोग मिले और प्रोडक्ट बना, लेकिन फिर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को तो रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं ना। जब प्रोडक्ट स्टेबलाइज नहीं होगा तो ऐसी केस में वह रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। और जो लोग कहते हैं कि शादी के बाद तुम बहुत बदल गए हो, उनको कहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्योंकि बदलना आपकी मजबूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी का केस ही नहीं आएगा। यानी कि शादी के बाद बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलना आपकी मजबूरी है, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हैं तो ये बदलाव आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बातचीत करते हुए हम एक और प्रॉपर्टी हमारे यहाँ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज़ पढ़ा था आपने। एक्सटेंसिव किसे कहते हैं बेटा? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, यानी कि अगर कोई भी चीज़ अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है तो वह एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव का मतलब है जो मैटर या मास पर डिपेंड ना करे वह इंटेंसिव है। जैसे कि टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सभी इंटेंसिव है, लेकिन मास और वॉल्यूम ये एक्सटेंसिव होती है। ये दो तरह की प्रॉपर्टी है। एक बात और यहाँ लिखे गया कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी इंटेंसिव, यानी कि ये एक्सटेंसिव है ये एक्सटेंसिव है तो इसका रेशियो क्या होगा? इंटेंसिव हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी की बात करें तो ये आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी ये पढ़ा है आपने। फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम से आप 7 क्वांटिटी के बारे में जानते थे, वही 7 आपके सामने दी गई। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पीयर, केल्विन, मोल और कैंडेला। ये जो प्रॉपर्टी आपको दी गई ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी या फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, ये उसकी यूनिट्स बताई जा रही हैं। दीज क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। कहते हैं जो फंडामेंटल या फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होती हैं उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि जो क्वांटिटी डिराइव हो रही है किसी दूसरे से वह हमारी क्या कहलाती है? वह हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी के नाम से जानी जाती हैं। अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको बताया गया सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है? यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है उस पर गौर करिएगा। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, यहाँ से चीजें पूछे जाने की संभावना है। मास क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। इट मीन्स दैट kg is the symbolic representation of mass. वेट की बात करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, यानी यह एक तरह का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी की वजह से लगाया जाता है। अगर फोर्स की बात करें SI यूनिट न्यूटन है, न्यूटन को कैपिटल N लिखते हैं। फोर्स हमारा मास इंटू ग्रेविटी, M इंटू जी, F इक्वल टू mg, यानी वेट का फॉर्मूला F इक्वल टू mg हो गया। इसकी दूसरी यूनिट मास की किलोग्राम होती है, ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह इसकी दूसरी यूनिट हो गई। डेंसिटी के बारे में बात करें तो मास पर यूनिट, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। डिफाइन द टर्म डेंसिटी, यानी कि
या लिखते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन डेंसिटी विथ इट्स एसआई यूनिट। तो क्या लिखना है, हम कहते हैं मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस का मास अगर यूनिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसे डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो होता है यह क्या है, डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है। टेम्परेचर की बात जरा करते हैं। टेम्परेचर में हम कहते हैं डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस इज नोन एज टेम्परेचर, यानी हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री की जब हम बातचीत करते हैं तो वह क्या कहलाता है, वो टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर के अंतर्गत यूनिट डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन बताई गई, यानी ये 3 यूनिट है, चाहे डिग्री सेल्सियस कह लो, चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट कह लो, चाहे केल्विन कह लो। इसमें रिलेशन भी है बेटा, रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। ये देखिए क्या दिया गया, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यह रिलेशन है। केल्विन और डिग्री सेल्सियस में केल्विन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273.15, ये क्या है, यह दूसरा रिलेशन हो गया। राइट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप को एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू लिखनी है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। क्या करेंगे, इस तरह से आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। कहा गया 0 केल्विन, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम 0 केल्विन को कहते हैं। अगर कहा गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन को कहते हैं, किसी ने पूछा डिग्री सेल्सियस में इसकी वैल्यू क्या होगी, केल्विन इक्वल डिग्री सेल्सियस पर 273.11 खत्म हो गया। ये देखो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये रिलेशन आप देख लीजिए कॉपी में, अपने से करिएगा। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पेज नंबर 14 पर आप देख पा रहे हैं, आपके पास टॉपिक जो लिखा गया वो टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। यहीं से आता है क्वेश्चन जो आपको परेशान करके चला जाता है। तो जरा गौर करिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कैसे पाया जाता है, क्या क्या केसेज हैं सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत, इस पर विचार करते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर हम आपको रिवाइज करा देंगे, बस आप धैर्य बना कर रखिएगा और इतना पढ़ के चले जाएंगे ना, चीर के आएंगे पेपर, चाहे जैसे स्कूल में पढ़ते हो चाहे जहाँ पढ़ते हो बेटा। लेकिन हाँ, ये तो पढ़ के जाना पड़ेगा, बिना पढ़े अगर सोचो पहुँच जाएंगे तो फिर कोई बात ही नहीं। वहाँ जाएंगे तो क्या इतना आसान थोड़ा ना है, केमिस्ट्री इतनी आसान होती, सब रातों रात राजा बन गए होते। बहुत समय से हम आपको बताते चले आ रहे हैं। टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, पानी वानी पी लो। सिग्निफिकेंट फिगर में हम क्या बातचीत करने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है मीनिंगफुल डिजिट, यानी जितने मीनिंगफुल डिजिट होते हैं उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से जानते हैं। यानी कि जैसे कोई भी नंबर कहीं पर दिया जाता है तो उसका एक सेंस होता है, कुछ सेंसलेस होते हैं यानी जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, और कुछ होते हैं मीनिंगफुल डिजिट। तो हम कहते हैं अगर कोई मीनिंगफुल डिजिट की हम बात करते हैं तो मीनिंगफुल डिजिट क्या हैं, जरा गौर करिएगा। हम पहले पॉइंट में ये पढ़ते हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने नॉन जीरो होते हैं उससे सिग्निफिकेंट है। जैसे 285 यहाँ पर कितने हैं, 3। 41.124 ये क्या है, 5 सिग्निफिकेंट है। दूसरा बताया द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच के जो जीरो होते हैं उसे भी सिग्निफिकेंट कहते हैं। ये नॉन जीरो बीच में ये जीरो, तो 3 सिग्निफिकेंट हो गए। ये नॉन जीरो बीच में 2 जीरो होती है, भी 4 सिग्निफिकेंट हो गए। द जीरोज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज अ नंबर। अच्छा सुनो, ये कहा गया कि अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड में जो जीरो लिखे होंगे, ये नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड में जो जीरो लिखे होंगे उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करते। यहाँ देखो 0.523 कितने हैं, 3 हैं। 0.002 कितने हैं, 1 है। क्यों, क्योंकि इसके इस तरफ वाले जीरो को हम नहीं लेंगे। ऑल जीरोज प्लेस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट इन नंबर और सिग्निफिकेंट 11.0 है बेटा। यहाँ पर जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में इधर वाला जीरो है इसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ देखो यूनिट लिखी है ना, तो 3 सिग्निफिकेंट। यहाँ पॉइंट के बाद 3 जीरो है, 5 सिग्निफिकेंट। 2.0000 यूनिट नहीं लिखी है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। 5वें नंबर पर बताया गया काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी काउंटिंग नंबर जैसे 2 बॉल, 20 एग, 3 झोला, 4 गधा, 5 घोड़ा, 6 गाड़ी, ये सभी क्या है, इसके अंदर पॉइंट के बाद 0.0000000 कहाँ तक लगा, जब तक जीरो खत्म ना हो जाए। तो हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर ये होते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ क्वेश्चंस बड़े प्यारे पड़े, बताया गया हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। 0.0025 कितने हैं, 2, 208 तो 3, 500 513 6, 126 000 6, 600.0 ये 4, ये देखो हो गया। इसी तरह से हम इसको पढ़ते हैं। और एक यहाँ पर बड़ा प्यारा सा रूल, साइंटिफिक नोटेशन भी एक टॉपिक है इसी के अंतर्गत, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये 0.0048 लिखा है, अब पॉइंट को आपको यहाँ से इधर ले आना है
तो ये जब पॉइंट को आप इधर ले आएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर माइनस n से। क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस n। तो आप कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट खिसकाए तो इंटू 10 की पावर माइनस n हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हो, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े हो, राइट में जाते हो तो क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ, लेफ्ट में निगेटिव की तरफ। लेकिन पॉइंट को कभी भी लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ जाओगे तो 10 की पावर माइनस n से मल्टीप्लाई करना है। और पॉइंट को अगर लेकर के आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो वहां पर 10 की पावर प्लस n से मल्टीप्लाई करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर मीन पोजीशन है पॉइंट की, 10 की पावर माइनस n करेंगे जब आप पॉइंट को इधर खिसकाएंगे। ये मीन पोजीशन है जब आप 10 की पावर प्लस n करेंगे जब आप निगेटिव साइड में पॉइंट को ले जाते हैं। ये आपको साइंटिफिक नोटेशन भी सिखा दिया गया है। अगली बात आती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, सुनिएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम आपको क्या पढ़ाते हैं, हम कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉ। पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ देने की क्या जरूरत है। पहला तो सवाल है केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, यानी जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट या 2 या 2 से अधिक केमिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं। फिर क्वेश्चन आया कि उसके लिए कुछ रूल्स बताए गए। फिर क्वेश्चन आया कि ये कंबाइन होते क्यों हैं, स्टेबिलिटी के लिए। 2 या 2 से अधिक लोग जुड़ते क्यों हैं, स्टेबिलिटी के लिए। ये सोचते हैं हम स्टेबल हो जाएं, इसीलिए कंबाइन होते हैं और इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कंबाइन होने के अलावा। तो स्टेबिलिटी के लिए हमेशा 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन होने का काम करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गै-लुसाक लॉ, अवोगाद्रो लॉ, ये 5 लॉ दिए गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आप देखिए हेडिंग लिखी गई है, आप इसे रीड कर लीजिएगा। आपके पास वीडियो को रोक करके रीड कर लीजिएगा, हम एक रफली आपको बताते चल रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है, क्या बताता है, क्या समझाता है, जरा सुनिएगा। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मैटर को ना बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि मैटर के अंतर्गत दूसरी बात ये हो गई कि हम ये पढ़ते हैं कि जैसे कि अगर कोई भी मैटर के केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यानी कोई केमिकल इक्वेशन दी जाए, अगर उसमें आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे तो इसका मतलब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। अगर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है तो सही है, और अगर ये नहीं होता है तो इसका मतलब ये गलत होगा, यानी वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा तभी वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। बस इतना ही पढ़ना है। लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। इसको बस याद कर लो, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अगर इस कॉन्सेप्ट में देखें तो गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के वेट के बेसिस पर जो रेशियो होता है वह सेम होता है। जैसे H2O है, H2 प्लस O2 को मिलाकर H2O बना, तो जो रेशियो रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। बैलेंस कर लेना पहले रिएक्शन को, देखोगे तो मास के रिस्पेक्ट में जितना मास हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में था उतना प्रोडक्ट में भी दिखाई देगा। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बार बार आता है, लेकिन अब इस पर डिस्कशन करने का हमारे पास वक्त नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बुक में वो यहाँ दिखा गया है, आप इसको एक बार पढ़ डालिएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू दिस लाइफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। द masses of element that combine with fixed mass of other element are in the ratio of a small whole number। इसका एग्जाम्पल देखिए, कहते हैं जैसे ये H2 है, O2 है, H2O बनाता है, H2 है, O2 है, H2O2 बनाता है। इसमें 2 क्वेश्चन, 2 पार्ट हैं, इसी से ये समझ में आ गया। मतलब कोई भी एक एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल किसी दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, किसी दूसरे के साथ कंबाइन हो रहा है, तो गौर इस बात पर करना है कि एक जगह पर ये 16 ग्राम था, एक जगह पर 32 ग्राम दिखाया गया। तो कहा यह गया कि एक जगह पर ये वाटर बना रहा है, एक जगह पर H2O2 बना रहा है। तो कहते हैं ये 16 जो ग्राम इसका मास है, जिसमें इसमें 16 ग्राम था, इसमें 32 ग्राम है, तो इनका कहना है कि इसका और इसके मास का रेशियो क्या होगा, हमेशा होल नंबर में होगा, जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी आ रही है। ऑक्सीजन की वजह से ही तो ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन कम लिया था, यहाँ ज़्यादा लिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में H2O बना, ऑक्सीजन कम होने की वजह से H2O बना, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से H2O2 बन गया। तो कहते हैं इन दोनों का मास जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बदल रहा है, क्या उसके मास का रेशियो अच्छा है। अगर उसके मास का रेशियो अच्छा है तो गाड़ी ठीक चलेगी, और अगर मास का रेशियो सही नहीं है तो गाड़ी अब खराब हो जाएगी। तो यहाँ 1:2 के रेशियो की बात की गई। अगली बात है गै-लुसाक लॉ। गै-लुसाक लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ। आपको ये याद रखना है स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि एक वॉल्यूम तो 2 वॉल्यूम बन गया,
एक वॉल्यूम 2 वॉल्यूम बन गया। तो इसमें ये कहा ये जा रहा है कि 1:3:2 इसके नंबर ऑफ मोल्स ये हो गए, इसके 1:1:2 आपको दिखाया गया, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो इस तरह के रेशियो में कॉम्बिनेशन की कहानी केवल समझाई गई है। आपको याद रखना है कि बाई वॉल्यूम उनका रेशियो सेम होना चाहिए। एक दूसरी बात, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि 100 ml था, ये 50 ml था, इसको 150 ml बनना चाहिए था, तो ये 100 ml बना। इसका मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि ये बेटा ये गैस है, ये भी गैस है और ये लिक्विड है। फेज के बारे में बात करना, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है। तो गैसियस फेज में वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करती हैं और लिक्विड में वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए ये 100 ml बनाए। गलत नहीं है, ये सही है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एवोगाद्रो लॉ क्या कहता है? यह एवोगाद्रो के द्वारा दिया गया था। इसमें यह बताया गया कि जो वॉल्यूम की कहानी है उसमें क्या समझाया जा रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इक्वल वॉल्यूम गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम। ये इनका लॉ हो गया। अब ये कहते हैं जैसे H2 और O2 को मिलाकर H2O बनाया तो 2H2 + 1O2, तो 2 और 1 2 वॉल्यूम इसका है, 1 वॉल्यूम इसका है, तो 2 वॉल्यूम बन रहा है। फिर वही केस, ये गैस है, ये गैस है, ये क्या हो जाएगा? लिक्विड। ठीक है। और आपको इस एवोगाद्रो लॉ को याद करने का सिंपल तरीका है कि वॉल्यूम हमेशा नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आपको ये जानना है कि वॉल्यूम किसी का वेरी कैसे करेगा? जैसे जैसे उसके नंबर ऑफ मोल्स वेरी करते हैं। एवोगाद्रो लॉ के एप्लीकेशन में एक बात बताई गई जहां पर एटॉमिसिटी का जिक्र किया गया। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। जैसे कि ओजोन की एटॉमिसिटी 3 होती है क्योंकि वह O3 है, तो O3 है तो 3 एटम उसमें कंबाइन है, तो ओजोन की एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। फॉस्फोरस की 4 होती है क्योंकि फॉस्फोरस P4 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। वेपर डेंसिटी अभी आपको इसमें नहीं पढ़ना है। आइए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर चलते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग बड़ा आदमी बनने के प्रयास में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बड़ा ही जानदार टॉपिक आ गया। डाल्टन साहब अब ये क्या कहेंगे सुनिएगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है? डाल्टन ने ये कहा कि एटम के रिस्पेक्ट में एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी किसी मैटर का वह छोटा सा छोटा पार्ट जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वह क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। यानी एटम किसी मैटर का वह छोटा सा छोटा पार्ट है जिसको हम फर्दर क्लासीफाई नहीं कर सकते। ठीक है। एटम के अंतर्गत हमने ये कहा। दूसरा इनके कुछ पॉस्टुलेट्स थे। पॉस्टुलेट्स में ये था कि एटम इंडिविजुअल है, एटम सबसे छोटा है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते एटम के अंदर। और इन्होंने बात की कि सेम एलिमेंट के एटम जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ऐसा डाल्टन ने कहा। लेकिन बाद में इनकी बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो बताया गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो एटम जो है वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर उसके अंदर है तो इसका मतलब एटम को डिवाइड किया जा सकता है, वो उससे छोटा है। ठीक है। और जरूरी नहीं कि हर किसी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी पाई जाए। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन इनका ये हो गया कि और डिफरेंट जो एलिमेंट के एटम है वो डिफरेंट ही हों, यह भी जरूरी नहीं है। इसलिए इनके मॉडल को निपटाया गया। हम कहते हैं कि अब लिमिटेशन में ये बात आ गई और इनके मॉडल में एटम और मॉलिक्यूल का कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। बाइंडिंग फोर्सेज के बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। गैलुसैक लॉ को इनका जो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी ये फॉलो नहीं करती थी। बाद में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई जो नील्स बोर के द्वारा बताई गई। उस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया गया था जरा सुनिएगा। मॉडर्न में यह कहा गया कि एटम जो होता है वो छोटा तो है लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। उसमें सेल होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल पाई जाती है जिसे KLMN के नाम से जानते हैं। के सेल में 2n² का केस नील्स बोर बरी रहेंगे एंड वर्नर ने बताया 2n² में n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 18 32 बनता है। 2 8 18 32 के बेसिस पर हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं। इस प्रकार से इनकी बात बताई गई और इनका मॉडल खत्म हो गया। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? आइए देखते हैं, बड़ा जोरदार विषय है। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। किसी भी एटम का जो मास होता है उसे एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास का मतलब ये होता है बेटा कि A इंटू एम प्लस बी इंटू एन। एवरेज का मतलब ये हुआ परसेंटेज के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे, आइसोटोप्स के अंतर्गत होता है। ठीक है। जैसे एक 75% है, एक 25%। अगर हम किसी की बात करें जैसे एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का निकालना है, हमने कहा क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 एक क्लोरीन 37। तो आप क्या करोगे 35 और ये रेशियो क्या है 3:1,
यानी कि क्लोरीन हमारा 35 × 3 हो गया और क्लोरीन 37 क्या है 1 के रेशियो में 37 × 1, तो ये 3 + 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 35.5 यूनिट आ गई। यह एवरेज एटॉमिक मास होता है। जैसे लोग पूछते हैं कि पॉइंट में मास कैसे आ जाता है, तो पॉइंट में बेटा मास ऐसे ही आता है, वह उसका एवरेज एटॉमिक मास होता है जिसको आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास के नाम से जानते हैं। जैसे कहा गया कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर, कहा कुछ नहीं कहा गया। मॉलिक्यूलर आपको एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में एक सिंपल सी बात रखनी है, जितना एटम का एटॉमिक नंबर होगा उसका डबल, डबल से थोड़ा 1-2 यूनिट ज़्यादा, यही उसके मास के अंतर्गत आता है। इवन नंबर में डबल हो जाता है, ऑड नंबर में 1 यूनिट बढ़ जाता है, वही लगाना है आपको। जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज शुगर के बारे में बताया गया, शुगर का मास दिया गया 342 यूनिट। कैसे सॉल्व किया गया जरा देख लीजिए। 12 कार्बन है तो 12, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, 22 × 1 मतलब 22 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो 11 ऑक्सीजन, तो 11 × 16 कर दिया, सॉल्व कर दिया, निपटा दिया क्वेश्चन को, 342 यूनिट मास आ गया। इसी के साथ आपका ये मास खत्म हो गया। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कहते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। मोलर मास क्या होता है, कहते हैं 1 मोल सब्सटेंस का मास हमारा मोलर मास कहलाता है। जैसे कोई भी सब्सटेंस हमें दे दिया जाए, वह अगर 1 मोल है तो उसे हम मोलर मास कहते हैं। फार्मूला मास हमेशा आयोनिक कंपाउंड में यूज किया जाता है, यानी किसी आयोनिक कंपाउंड का जब हम मास निकालते हैं तो उसे हम फार्मूला मास के नाम से जानते हैं। इसी के साथ ये मास का कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। मास के बाद आती है बात परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड की, यानी कंपाउंड के परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है तो ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मास की बात करते हैं तो जिस एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है उस एलिमेंट को ऊपर रखेंगे, उस कंपाउंड, जैसे कोई कंपाउंड दिया जाए उस कंपाउंड के किसी एक एलिमेंट का मास निकालना है, मास परसेंट निकालना है, तो उस एलिमेंट का मास ऊपर रखेंगे, मोलर मास कंपाउंड का नीचे रखेंगे, जो टोटल कंपाउंड का मोलर मास होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला है। जैसे हमने कहा कि फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। कहते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास आपको बताना है जो वाटर में प्रेजेंट है। तो जरा देखिए, मोलर मास ऑफ H2 18 ग्राम, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास परसेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन का मास परसेंट निकालना है। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है H2O में, तो 2 × 1 कर दिया, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है। और H2O का मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल, 100 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, 11.11, यानी H2O में हाइड्रोजन का मास परसेंट कितना है 11.11% है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन के मास परसेंट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में केवल एक ही O है ना, तो O की वजह से ये 16 हो गया, और H2O का मास कितना हो जाएगा 18 × 100 कर दिया, सॉल्व किया, 38.88% हो गया। इस प्रकार से हम इसको पढ़ पाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, आना भी चाहिए। ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए। ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन बड़ा जानदार है, सेम टू सेम वही कहानी इसकी भी है। 50 ग्राम में 40 मिलीग्राम सोडियम दिया गया है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 50 ग्राम आपको मास ऑफ सेरेलिन ग्राम दिया गया है और 40 मिलीग्राम दिया, तो मिलीग्राम को आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में ले जाओगे, तो 40 × 10⁻³ आपने पढ़ा होगा, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो मिरिया क्विंटल मीट्रिक टन से ज्ञान प्राप्त कर लो। वही रूल लगाओ और इसको कन्वर्ट कर ले जाओ, तो 14 × 10⁻³ हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके बाहर कर दिया, 0.08% इसमें सोडियम प्रेजेंट है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगली बात आइए, बड़ा जोरदार सवाल आ चुका है जिसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या क्वेश्चन है, गजब का, कहाँ से आया, जरा सुनिएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं, क्या होता है ये, जरा इस पर विचार कर लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम पढ़ते हैं इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसे हम उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं और एम्पिरिकल फॉर्मूला में यानी किसी कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम एलिमेंट कितना है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम पता करते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम क्या पता करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला में उसके सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करते हैं, यानी सिंपलेस्ट रेशियो उसका क्या होगा, वह एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। केमिकल फॉर्मूला को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात करते हैं, दूसरा एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम है। यानी कि केमिकल फॉर्मूला में एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंतर्गत एक्चुअल रेशियो की बात करते हैं, यानी कि उसमें कौन सा एटम कितना मोल है, लेकिन जो एम्पिरिकल है उसमें हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करते हैं कि यानी कम से कम की बात की जाती है। आइए
रूल्स टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। अगर किसी का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, एक दो क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरी की पूरी बात करेंगे। ज्ञान की बातें ना करते हुए हम सीधा सीधा इस चार्ट पर आते हैं। आपको कहा गया है कंपाउंड कंटेन्स इतना % पोटेशियम, इतना % आयरन, इतना % कार्बन, इतना % नाइट्रोजन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 368 यूनिट। फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए ही ये, ठीक है, श्योर है। आप कभी भी एग्जाम देते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आए और उसके अंदर एम्पिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन न आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने कहा कि एलिमेंट में हमें क्या क्या, एक पोटेशियम है, एक आयरन है, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन। पोटेशियम, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन दे दिया। परसेंटेज आपके सामने ये दिया। एटॉमिक मास इन सब का ये दिया गया। एटॉमिक मास तो हमें पता है ना, पोटेशियम का 39 होता है। ये आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, इसका कॉलम बनाना होगा। एलिमेंट में पोटेशियम, आयरन, कार्बन, नाइट्रोजन ये दे दिया गया। परसेंटेज ये है, इसका एटॉमिक मास ये है, क्योंकि पोटेशियम का मास 39, आयरन का 56, कार्बन का 12 और नाइट्रोजन का 14, ये हमें पता है। हमें क्या करना है, मोल निकालना है। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल अगर कहीं फाइंड आउट करना होता है तो हमें मास अपान मोलर मास, यानी मास ऑफ सब्सटेंस अपान मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मोल। तो मास क्या है, ये जो परसेंटेज मास परसेंट ही तो दिया है, तो यानी 42 ग्राम इसका मास हो जाएगा। तो ये मास ऊपर हो गया भाई, मास परसेंट मतलब मास ही हुआ, तो मास ऊपर हो गया और ये 39 क्या हो गया नीचे, क्योंकि इसका एटॉमिक मास है। तो इस तरह से हमने सब के साथ कर दिया, तो हमें सब का नंबर ऑफ मोल मिल गया। 1 मोल, 0.27 मोल, 1.63 और ये 1.63, ये नंबर ऑफ मोल मिल गया। जब नंबर ऑफ मोल मिल गया तो हमें क्या निकालना है, एटॉमिक रेशियो। आप कैसे निकालेंगे, जिसका मोल सबसे कम होगा इसमें, ठीक है, जो मोल सबसे कम होगा उसी को हमें कंसीडर करना है। ये भी, ये सबसे कम है। तो हम क्या करेंगे, इसी से सबको डिवाइड कर देंगे। तो 1.087 को इससे डिवाइड किया, ये खुद इतना था तो इसको भी इससे डिवाइड किया। 1.630 को भी इससे डिवाइड किया, यानी इसको और इसको भी इससे डिवाइड किया। हमने कहा कि जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम है उसी से हम क्या करेंगे, बाकियों को डिवाइड कर देंगे। तो हमें सिंपलेस्ट रेशियो 4:1:6:6 का निकल आया। और ये जो 4:1:6:6 का हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकला, इसी को हम एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड कहते हैं। यानी कि ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो को हमने क्या किया, यानी पोटेशियम, इसके सबस्क्रिप्ट में 4 लगा दो, K4 Fe1 C6 N6, तो K4 FeC6 N6 बना। तो इसको हम K4 FeCN का होल 6 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, K4 FeCN का होल 6। ये क्या हो गया, यह इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अब क्वेश्चन ये कहा गया कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। एक और चीज इसमें दी गई थी ना, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 368 यूनिट। तो आपको पड़ता है एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब जैसे एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया तो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। जैसे मास निकालते तो वैसे ये 368 यूनिट हो गया। हम कहते हैं n इज इक्वल टू मोलर मास अपान एम्पिरिकल फार्मूला मास, यानी मोलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास अगर देख लें तो हम n की वैल्यू लिखते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1, क्योंकि ये भी 368 और जो दिया था वो भी 368, सॉल्व किया तो 1 आ गया। अब मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला बाई n, यानी कि आप एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जब मल्टीप्लाई किया तो वही निकला। इसका मतलब इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों क्या है, सेम है। तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया जिसमें हम रूल्स टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला देख पा रहे थे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस में लिखे रूल्स को अवश्य पढ़ें और इस तरह के तमाम क्वेश्चंस लगाकर एग्जाम में जाएं, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला ध्यान रखें कहीं आपको निपटा न जाए। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगर हम और आगे चलते हैं, अगली बात क्या करते हैं जरा देखिए। एक रिलेशन दिया है, जैसे बेंजीन है, इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर C6H6 होता है, लेकिन एम्पिरिकल क्या होगा, 6 से डिवाइड कर देंगे कैंसिल होगा, CH होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म तो CH हो गया ना। जैसे ग्लूकोज है, C6H12O6 होता है, लेकिन अगर 6 से काट दे तो 6 के 6 6 दूनी 12 6 के 6 तो क्या हो गया, CH2O बन गया, तो यानी ग्लूकोज हो गया। ये NH3 बेटा, इसमें कुछ कटेगा पिटेगा नहीं, वो सेम रहेगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर, n मतलब कॉमन फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, जिससे हमने डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया वो कॉमन फैक्टर कहलाता है।
अब आती है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का। उसके बाद है आपका स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। यानी कि अगर हम स्टोइकियोमेट्री की बात करते हैं तो स्टोइकियोमेट्री क्या है ज़रा सुनिएगा। स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बाद मोल कॉन्सेप्ट, अभी इसमें 2-3 टॉपिक और हैं। ज़रा समझिए, स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में हम क्या बात करेंगे। हम कहते हैं इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस। यानी स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स। एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट। यानी कि ओवरऑल हमें बातचीत ये करनी है कि कितने मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए और कितने मोल से प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ कहा गया CH4 को 2 O2 से मिलाया, CO2 + H2O बन गया। अब आप देख पा रहे हो उसके आगे जो लगा है, 1 मोल मीथेन को 2 मोल डाई ऑक्सीजन से ट्रीट किया तो 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर बन रहा है। ये क्या है? यही तो स्टोइकियोमेट्री है, जो नंबर ऑफ मोल्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट, यह क्या कहलाता है? इसी को हम स्टोइकियोमेट्री के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। यानी 16 ग्राम मीथेन को अगर आप बर्न करते हैं तो पानी कितना बनेगा। 16 ग्राम मीथेन में कितने मोल होंगे? 1 मोल। 1 मोल मीथेन है ही ये, 1 मोल मीथेन को बर्न किए तो वाटर कितना मिला? 2 मोल, है ना। तो 2 मोल पानी में कितने ग्राम होंगे? 1 मोल वाटर में 18 ग्राम, तो 2 मोल वाटर में कितने हो जाएंगे? 36 ग्राम। बस यही इसमें सॉल्व करना था। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया 44 ग्राम CO2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ मीथेन। यानी 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर कितना मिल रहा है? 14 ग्राम। तो ये 16 ग्राम है, यहाँ कितना मिला? 44 ग्राम। यानी कि हम कहते हैं कि अगर हम कहते 22 ग्राम CO2 को जलाओगे तो कितना मिलेगा? तो जब 44 ग्राम मिल रहा है 16 ग्राम को जलाने पर, तो 22 ग्राम कम मिलेगा जब 8 ग्राम को जलाएंगे। यानी आधा मोल अगर जला देंगे, 0.5 मोल CH4 को बर्न करेंगे तो वो मिल जाएगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री के इस तरह से बनते हैं। जैसे आप पहले नहीं पढ़ते थे कि 1 पेंसिल 5 रुपया के, 5 पेंसिल के रुपया की, बस वही वाला केस है और दूसरा कोई नहीं है ना। जैसे कहते हैं 1 तितली का दाम 5 रुपया, 5 तितली का दाम कितना रुपया है, यस, बस वही लगाना है। अगला टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, हमने आपको कई बार समझाया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। कहते हैं किसी भी रिएक्शन में वह सब्सटेंस जो उस रिएक्शन की लिमिट को डिफाइन कर देता है, ठीक है, जो उसकी लिमिट को बताता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं औकात। ठीक है, तो किसी रिएक्शन की औकात क्या है? यह इस पर डिपेंड करती है जो उसमें सबसे कम मात्रा में है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी जिसका अमाउंट कम होता है वही लिमिट को डिफाइन करता है। यानी उस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट वो कहलाता है जो लिमिट को डिफाइन करता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की ये बात हो गई। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर खली से किसी की लड़ाई हो जाए, एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। खली से लड़ाई हो गई किसी की और लोग वहां बैठकर देख रहे हैं। अब बेटा बताओ तुम कि लोग कब तक देखेंगे? जब तक खली मारते रहेंगे उस आदमी को? नहीं, यही तो गलत है, हम समझ नहीं पाते। खली को उस आदमी से लड़ते हुए लोग तब तक देखेंगे कि जब तक वह आदमी हार न मान ले। यानी जब तक लिमिटिंग रिएजेंट जान छोड़ न दे। खली के बस की बात थोड़ा ना, वो दबा रहेगा, मरेगा नहीं। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक पब्लिक हटेगी नहीं। यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट ही हमेशा माहौल बनाकर रखता है। जब तक वह रिएक्शन में रहेगा तब तक रिएक्शन होता रहेगा। यानी जब लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाता है, जो कम मात्रा में आता है रिएक्शन में, जब वो खत्म हो जाता है तो उसने रिएक्शन की लिमिट को क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। यानी अब रिएक्शन फर्दर नहीं हो सकता। अब हम लोग एकदम जानदार, शानदार और जोरदार विषय पर बातचीत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला विषय है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ से आएंगे कम से कम 2 से 3 सवाल। यानी कि मोल कॉन्सेप्ट पर 2-3 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे, उस पर बात करने के लिए हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं बात। सुनिएगा, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल में आपने पढ़ा है एक मोल के बारे में कि 1 मोल = 6.022 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, ये आपको पता होगा। और मोल के बारे में आप ये पढ़ते थे
कि 1 मोल हमेशा एवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इसमें पाए जाते हैं। ये भी बात आपने पढ़ी है, ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट में बेटा जो दोनों फॉर्मूला पढ़ा है आपने उसी पर, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। 28 ग्राम इसका मास हो गया और मॉलिक्यूलर मास कितना है 28, काट दिया कितना है 1 मोल, और 1 मोल में कितने होंगे, इतने एटम होंगे या इतने मॉलिक्यूल होंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। और दूसरा कहा यह गया कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल, बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन इसके हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बार कर लीजिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए, मोल से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने YouTube चैनल पर जाइए, वहाँ पर क्लास 9th का मोल कॉन्सेप्ट नाम का एक टॉपिक दिया गया है, ठीक है। वह क्लास है लगभग 40-50 मिनट की होगी, उसको थोड़ा सा स्पीड में करके देख डालिए। उस मोल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में लगभग हमने 7 से 8 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना समझाया है 9th वालों को। लेकिन अब इसमें अपमान अगर समझ रहे हो तो मत देखिएगा, क्योंकि वो 9th क्लास भले ही है लेकिन उनके लेवल से हट करके क्लास 11 तक के मोल कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है, तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लें अगर आप मोल से रिलेटेड अधिक जानकारी चाहते हैं। और बिना अधिक जानकारी के गाड़ी नहीं चलेगी। 7 तरह के पूछे जाने वाले सवाल और उन पर 2-2, 3-3 प्रैक्टिस के क्वेश्चन क्लास 9th के मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट में हमने पढ़ाया है, उसे अवश्य देखें। मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत अब आगे आते हैं। ये तो मोल की कहानी हो गई, ठीक है, इसको वहाँ वीडियो से देख करके पढ़ डालिए क्योंकि इतना टाइम नहीं लेंगे हम। अब आता है टर्म्स रिगार्डिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से टर्म्स क्या क्या है, मास परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी सॉल्यूट का मास अपन सॉल्यूशन का मास और 100 से मल्टीप्लाई। वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी जैसे 10 ml को हमने 90 ml में मिलाया, ठीक है, 10 ml ग्लूकोज को 90 ml पानी में मिलाया और दारू पानी बनाया, मान लो ये अगर हम कहते हैं, तो ग्लूकोज अगर 10 ml है तो 10 ml ऊपर हो जाएगा। लेकिन यहाँ बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा है तो गलती मत करना, 10 + 90 यानी यहाँ आपको 100 लिखना है, 100 कट जाएगा, 10% वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा। अगर कहते हैं कि 100 ml शुगर सॉल्यूशन में 10 ml शुगर का सिरप है तो वो अलग हो गया, इसका मतलब 100 ml आपको दिया गया सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगली बात स्ट्रेंथ की गई है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब आती है मोलरिटी। मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये जो 3 टॉपिक है, यहाँ से कोई एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड कर रहा हूँ आपके एग्जाम में आएगा, एनुअल एग्जाम में, तो ये जरूर लगा के जाइए। मोलरिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। मोलरिटी में देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और उसके बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने दिखाया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्व कर लिया। लीटर को ml में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर, 1000 कट से ऊपर गया, 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल आएगा। यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन दिया गया, कहते हैं NaOH की मोलरिटी बताना है। 4 ग्राम NaOH को आप 250 ml पानी में मिला रहे हैं, तो 4 ये हो गया। NaOH का मास कितना होता है 40, 4/40, 250 ml 250/1000 करेंगे 0.250 होगा, यानी 0.4 मोलर आ जाएगा। मोलरिटी की यूनिट क्या होती, मोल पर लीटर या मोलर, यानी मोल पर लीटर या मोलर, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। अगली बात है मोलैलिटी के रिस्पेक्ट। मोलैलिटी क्या है जरा इस पर सुनिएगा। मोलैलिटी में आपको बताया गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अंतर देखिए, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ये और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दोनों में अंतर है। हम कहते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो नंबर ऑफ मोल्स को मास ऑफ सॉल्यूट पर मोलर मास हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट kg। सॉल्व करेंगे, अगर ग्राम में मास दिया है सॉल्वेंट का तो 1000 से डिवाइड कर देंगे और सॉल्व करके इस प्रकार से आंसर निकाल लेते हैं। तो मोलैलिटी का एक क्वेश्चन मार्केट में इस प्रकार से दिया गया कि 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 200 ग्राम पानी में मिलाया गया, तो 5.3 और Na2CO3 का जो मास निकालोगे कैलकुलेट करके 106 आएगा, और ये 200 क्या हो गया, 200 ग्राम वाटर है, ग्राम में है,
1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको लीटर में केजी में मिल जाएगा और सॉल्व करने पर 0.25। इसको स्मॉल m लिखते हैं, इसको मोलल इसकी यूनिट होती है और मोल पर केजी भी इसकी यूनिट होती है। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कहते हैं, मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। दोनों बात ध्यान रखिएगा। मोलैलिटी के बाद अगले विषय पर बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा मोल फ्रैक्शन। देख पा रहे होंगे मोल फ्रैक्शन क्या है, यहाँ देखिएगा। मोल फ्रैक्शन में हम कहते हैं कि जैसे हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो हम सॉल्यूट का कितना पार्ट है उस सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट का कितना पार्ट है, यही हम मोल फ्रैक्शन में जान पाते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मान लो सॉल्यूट है तो हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उसको ऊपर लिखना है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स का जो सम होगा उसको नीचे लिखना है। Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा दिया गया कि प्रूव दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, यानी कि कहा गया कि ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। कहते कैसे, एक्स ए जो लिखा है Na अपान Na प्लस एन बी इसका फॉर्मूला, NB अपान Na प्लस बी एन बी इसका फॉर्मूला, इसको नीचे रख दिया, इसको ऊपर रख दिया, सॉल्व किया, काट पीट बराबर 1 आ गया। इसका मतलब सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इसी तरह से मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन भी आपके सामने दिया गया है। ये था आपका मोल फ्रैक्शन का यह टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी और इसी के साथ आपका ये मोल फ्रैक्शन समाप्त होता है। ठीक है, हम ये भी सोच रहे हैं कि ये आपका पहला चैप्टर जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसी के साथ ये कंप्लीट हो चुका है। और इसमें मोल कॉन्सेप्ट पर यानी मोल पर अगर आपको ज़्यादा विचार करना है तो मोल पढ़ने के लिए आप ज़रूर देखें क्लास 9th का वो लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझदार हैं, जानदार हैं, पढ़ रहे हैं बिल्कुल जानदार तरीके से और अच्छा भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में यानी कि अभी इसके बाद वाली क्लास में हम लोग आगे की भी बातचीत करेंगे और पढ़ेंगे कि अगला क्या पैटर्न है, अपना क्या मैटर है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये तो आप जानते ही हैं, हर बार आपको समझाया जाता है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना बेटा। इसके आगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 थोड़ी ही देर में उसको भी डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आज हम ये लेक्चर आपको अपलोड कर देंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज़ ओवर। थैंक यू।